हेलो स्टूडेंट्स, सो आई वेलकम ऑल टू माय यूट्यूब चैनल राठौर क्लासेस मिर्जागंज। क्लास 11 का चैप्टर नंबर दूसरा चल रहा था, उसका दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो जा चुका परिचय वाला वीडियो, यानी कि जीव जगत का वर्गीकरण का परिचय वाला वीडियो। ये जो वीडियो है मोनेरा जगत के बारे में है, और ये बता चुके हैं पहले वीडियो में कि आपके ये सेकेंड चैप्टर में 3 जगत के बारे में पढ़ना है। कितने जगत के बारे में? 3 जगत के बारे में, मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत और कवक जगत। तो आज हम पढ़ाएंगे, आज हम किसकी बात करेंगे? मोनेरा जगत के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, सही सुना आपने। कौन सा जगत की बात करेंगे? मोनेरा जगत की बात करेंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। और ये भी बता देते हैं कि सारे जगत में हमको पढ़ना कैसे है, उसका पढ़ने का तरीका क्या है। तो देखिए, सब जगत जब स्टार्ट करेंगे तो उसमें कुछ कॉमन पॉइंट होता है। क्या होता है? कॉमन पॉइंट। जैसे मोनेरा जगत के अंतर्गत किसको रखा गया है, मतलब कौन से जीव को रखा गया, ये जानेंगे। इसके अंतर्गत जो भी जीव आता है उसका संरचना क्या होता है, वो जो भी जीव होते हैं वो कहाँ रहते हैं, यानी कि उसका निवास स्थान क्या होता है, उसका आकार या आकृति कैसा होता है। ठीक है। और देखेंगे कि उसका पोषण क्या है, वो खाना पीना कैसे लेता है। फिर देखेंगे ये जनन कैसे करता है। फिर देखेंगे क्या इसमें भी कोई वर्गीकरण है क्या, तो इसका वर्गीकरण भी देखेंगे। इस प्रकार से ये सारे पॉइंट को क्लियर करेंगे। और जैसे मोनेरा जगत में ये सारा पॉइंट लिखा हुआ है, उसी प्रकार से ये प्रोटिस्टा जगत में भी पढ़ेंगे और ये कवक जगत में भी पढ़ेंगे। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जितना भी जगत आएगा उसमें ये सारा पॉइंट आएगा। ठीक है ना? तो एक एक करके हम सब में ये पढ़ेंगे। ओके। तो सबसे पहले मोनेरा जगत। सबसे पहले कौन सा जगत है? मोनेरा जगत। तो बताइए, आप लोग को भी पता होगा कि मोनेरा जगत के अंतर्गत कौन सा जीव आता है। इसके अंतर्गत सभी बैक्टीरिया आता है। इसके अंतर्गत क्या आता है? सभी बैक्टीरिया। ठीक है। अब क्या जानेंगे, इसका संरचना कैसा होता है। बैक्टीरिया का संरचना कैसा होता है? तो प्रोकैरियोटिक के जैसा होता है। किसके जैसा होता है? प्रोकैरियोटिक के जैसा। तो अब हम कोशिका में प्रोकैरियोटिक कोशिका पढ़ा चुके हैं, तो यहाँ पर इसका संरचना नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि पहले से हम वीडियो बना चुके हैं किस पर? प्रोकैरियोटिक कोशिका पर। तो जिनको नहीं पता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होता है, कैसा होता है, तो वो कोशिका वाला चैप्टर जाके पढ़िए। ठीक है। ओके। तो बैक्टीरिया का संरचना कैसा होता है? प्रोकैरियोटिक के जैसा। अब जानेंगे इसका निवास स्थान। इसका निवास स्थान, बैक्टीरिया का निवास स्थान। तो बैक्टीरिया सभी जगह पाया जाता है। बैक्टीरिया सभी जगह पाया जाता है। कहाँ नहीं पाया जाता ये बोलिए? हवा हो, पानी हो, मिट्टी हो, ये सभी जगह पाया जाता है। इसीलिए इसके लिए एक शब्द यूज करते हैं, बैक्टीरिया इज फाउंड इन एवरीवेयर, दैट इज कॉल्ड कॉस्मोपॉलिटन। यानी कि इसका मतलब हुआ कि बैक्टीरिया सभी जगह पाया जाता है। सभी जगह, हवा हो, पानी हो, मिट्टी हो, हमारे शरीर के ऊपर हो, शरीर के अंदर हो, सभी जगह पाया जाता है। ठीक है। और ये कुछ प्रतिकूल परिस्थिति में भी रहता है। प्रतिकूल परिस्थिति मतलब कठिन परिस्थिति, कड़ा परिस्थिति। जैसे देखिए गर्म जल के झरना, क्या आप इसमें रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे, लेकिन बैक्टीरिया रह जाता है। तो यह कठिन परिस्थिति में भी रह सकता है। मरुस्थल, बर्फ, गहरे समुद्र, ये सब कठिन परिस्थिति है, लेकिन फिर भी इस स्थानों में कौन मिलता है? बैक्टीरिया मिलता है। ओके। इतना ही नहीं, ये परजीवी के रूप में हमारे शरीर के ऊपर भी हो सकता है या हमारे शरीर के अंदर भी हो सकता है। कौन? बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया का निवास स्थान सभी जगह है, हवा में, पानी में, मिट्टी में भी। कुछ प्रतिकूल जगह में भी रहता है, कठिन जगह में, जैसे गर्म जल के झरना, ये सब में हो गया। और ये हमारे शरीर के ऊपर परजीवी के रूप में या अंदर भी रह सकता है। क्लियर है? तो ये भी खत्म हो गया। इसके आकार की बात करते हैं तो बैक्टीरिया का आकार होता है 2 से 5 माइक्रोमीटर। कितना होता है? 2 से 5 माइक्रोमीटर। इतना ही साइज किसका होता है? प्रोकैरियोटिक का भी साइज कितना होता है? इतना ही, 2 से 5 माइक्रोमीटर। आगे बात करते हैं आकृति की, शेप की। तो शेप क्या होता है? कैसे दिखता है बैक्टीरिया, कैसा दिखता है, इसको ही बोलते हैं शेप। तो बैक्टीरिया कैसा दिखता है, उसके आधार पर बैक्टीरिया को 4 भागों में बांट दिया।
बैक्टीरिया कैसा दिखता है उसके आधार पर कितने भागों में बांट दिया, 4 भागों में। उसके आकृति के हिसाब से कितने भागों में बांटा, 4 भागों में। देखिए, 1 में है गोलाकार, 2 में है छाड़ाकार, 3 में है सर्पिलाकार और 4 में है कौमाकार। मतलब सब में आकार आकार आ रहा है ना, तो इसको आकार के आधार पर या आकृति के आधार पर कितने भागों में बांट दिया गया, 4 भागों में। तो गोलाकार मतलब क्या समझ में आ रहा है कि जो गोल गोल हो, क्लियर है। छड़ाकार मतलब क्या समझ में आ रहा, जो छड़ के आकार का हो। सर्पिलाकार का मतलब क्या समझ में आ रहा, जो सांप के आकार का हो। कौमा के आकार का मतलब क्या समझ में आ रहा, जो कौमा की तरह हो, कौमा के आकार जैसा हो। तो ये बैक्टीरिया का 4 अलग अलग प्रकार हो सकता है, किसके आधार पर, आकार या आकृति के आधार पर। ठीक है, तो ये भी 4 तरह के बैक्टीरिया पढ़ना है। एक ये भी बताते हैं कि जो गोलाकार बैक्टीरिया होता है उसको बोलते हैं कोकस। गोलाकार बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, कोकस। अगर एक गोलाकार बैक्टीरिया है, कितना है, एक गोलाकार बैक्टीरिया है, तो उसको बोलेंगे कोकस। अगर बहुत सारा है तो इसको बोल देंगे कोकाई। तो ये शब्द है एक वचन और बहुवचन वाला। मतलब एक गोल बैक्टीरिया है तो उसको कोकस बोलेंगे, और बहुत सारा गोल बैक्टीरिया है तो इसको कोकाई बोलेंगे। होता है ना एक वचन बहुवचन, उसी प्रकार से। अगर एक छड़ वाला बैक्टीरिया है तो उसको छड़ाकार बैक्टीरिया बोलेंगे, और उसका नाम क्या है, बेसिलस। छड़ वाले बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, बेसिलस। अगर एक छड़ वाला रहेगा तो। अगर बहुत सारा छड़ वाला बैक्टीरिया है तो उसके लिए क्या यूज होगा, बेसिलाई यूज होगा। ठीक है। सर्पिलाकार सांप जैसा होगा, सांप के आकार का होगा। इस अगर एक सांप के आकार का बैक्टीरिया है तो इसको बोलेंगे अस्पाइरिलम। इसको क्या बोलेंगे, अस्पाइरिलम। अगर बहुत सारा है सांप जैसा तो इसको क्या बोलेंगे, अस्पाइरिला। क्लियर है। अगला है कौमाकार। कौमाकार मतलब कौमा के आकार। तो कौमा के आकार, अगर एक कौमा के आकार का बैक्टीरिया है तो इसको बोलेंगे विब्रियम। अगर बहुत सारा कौमा के आकार का है तो उसको बोलेंगे विब्रिया। क्लियर है, ओके। तो इसी प्रकार से होता है। तो अभी तक हम क्या जाने कि मोनेरा का संरचना कैसा होता है, प्रोकैरियोटिक के जैसा। और मोनेरा का निवास स्थान क्या है, ये सभी जगह पाया जाता है। इसके साथ साथ हवा हो, पानी हो, मिट्टी हो, सभी जगह मिलता है। और कुछ प्रतिकूल परिस्थिति, गर्म झरना हो, बर्फ हो, समुद्र हो, गहरा समुद्र हो, ये सभी जगह पाया जाता है। इतना ही नहीं, ये हमारे शरीर के ऊपर या शरीर के अंदर परजीवी के रूप में भी पाया जाता है। फिर देखिए इसका आकार की साइज कितना होता है, 2 से 5 माइक्रोमीटर होता है। और इसको आकार के आधार पर कितने भागों में बांट दिए, 4 भागों में। पहला प्रकार है गोलाकार, फिर है छड़ाकार, फिर है सर्पिलाकार और फिर है कौमाकार। जो गोलाकार होता है वो गोल होता है, गोल वाले बैक्टीरिया को बेसिला बोलते हैं, कोकस बोलते हैं। गोल वाले बैक्टीरिया को कोकस बोलते हैं, और बहुत सारा गोल वाला बैक्टीरिया तो उसको कोकाई बोलेंगे। दूसरा वाला था कि छड़ाकार। छड़ाकार मतलब जो छड़ वाला आकार का बैक्टीरिया होगा उसको छड़ाकार बोलेंगे। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेसिलस। एक वचन, अगर ये को रहेगा तो बेसिलस, और बहुत सारा रहेगा तो बेसिलाई। फिर तीसरा देखे थे सर्पिलाकार, मतलब सांप के आकार का जैसा होगा, इसको बोलेंगे अस्पाइरिला। या बहुत सारा रहेगा तो अस्पाइरिलियम। ठीक है, इस प्रकार अस्पाइरिलम एक वचन है, अस्पाइरिला बहुवचन है। अगर कौमा के आकार का बैक्टीरिया रहेगा तो उसको क्या बोल देंगे, विब्रियम। अगर बहुत सारा कौमा के आकार का बैक्टीरिया रहेगा तो उसको क्या बोल देंगे, विब्रिया। तो इस प्रकार से क्या हो गया, इसका आकार भी मतलब खत्म हो गया। ठीक है, आगे जानेंगे कि बैक्टीरिया का पोषण क्या होता है, बैक्टीरिया का जनन क्या होता है, और बैक्टीरिया का वर्गीकरण क्या होता है। तो फिलहाल आप लोग इतना उतार लीजिए। अभी देखेंगे बैक्टीरिया में पोषण कैसे होता है। तो बैक्टीरिया में दोनों प्रकार से पोषण होता है। आप लोग जानते होंगे पोषण क्या होता है। पोषण मतलब भोजन को ग्रहण करना, भोजन को खाना, जो हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करता हो। जो पदार्थ हमारे शरीर में क्या करता हो, ऊर्जा प्रदान करता हो, उसे पोषण कहते हैं। ठीक है, तो जो भी बैक्टीरिया है वो पोषण कैसे प्रदान करता है, और पोषण 2 प्रकार के होता है, आप लोग सुने होंगे, स्वपोषी और परपोषी। तो जो बैक्टीरिया है ये दोनों प्रकार के होता है, स्वपोषी भी होता है और परपोषी भी होता है। बिल्कुल। तो स्वपोषी बैक्टीरिया कैसे होता है, स्वपोषी बैक्टीरिया भी 2 प्रकार से भोजन ग्रहण करता है। स्वपोषी भी 2 प्रकार से होता है। देखिए, एक होता है प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी और दूसरा होता है रसायन संश्लेषी स्वपोषी। इसका मतलब प्रकाश संश्लेषी का मतलब अगर ऊर्जा किसके द्वारा आता हो, सूर्य प्रकाश द्वारा आता हो। यहाँ पे उल्टा लिखा गया है, कोई बात नहीं। अगर ऊर्जा कहाँ से आता हो, सूर्य प्रकाश से आता हो,
तो उसको क्या बोल देंगे, प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी। अगर ऊर्जा रासायनिक अभिक्रिया से आता हो उसको क्या बोल देंगे, रसायन संश्लेषी स्वपोषी। ठीक है, और उसमें क्या होगा, जो भी प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी है उसमें क्लोरोफिल पाया जाएगा, और जो भी रसायन संश्लेषी है उसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, स्वपोषी कहने का मतलब जो अपना भोजन खुद बनाता हो, जो अपना भोजन खुद बनाता हो, और वो भी कितने प्रकार से, 2 प्रकार से। तो भोजन कैसे बनाएगा, पेड़ पौधा भोजन कैसे बनाता है, स्वपोषण। मिट्टी में जो भी अकार्बनिक पदार्थ है उसको कार्बनिक बना देता है, तो ये क्या हो गया, स्वपोषी हो गया। लेकिन ये कैसे करता है, प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में। कैसे करता है, प्रकाश संश्लेषण की ये क्रिया होता है। फिर प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, जब उसमें क्लोरोफिल नाम की एक वर्णक होता है। कौन सा वर्णक होता है, क्लोरोफिल। तो सोचिए क्लोरोफिल क्या करता है, सूर्य प्रकाश को अपनी ओर खींचता है। तो जब तक सूर्य प्रकाश को क्लोरोफिल नहीं खींचेगा तब तक उसमें भोजन नहीं बनेगा। तो इसका कहने का मतलब हुआ, जो भी बैक्टीरिया प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी होगा तो उसमें ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होगा, सूर्य प्रकाश से। जब तक सूर्य प्रकाश नहीं आएगा तब तक उसमें प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी भोजन नहीं बनेगा। और सूर्य प्रकाश आएगा कैसे, जब उसमें क्लोरोफिल रहेगा तब। कैसे आएगा, जब उसमें क्लोरोफिल रहेगा तब। तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जिसके पास क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए वो बैक्टीरिया पेड़ पौधों की तरह अपना भोजन स्वपोषी भोजन बनाता है। ठीक है, स्वपोषी भोजन में दूसरा है रसायन संश्लेषी। इसका मतलब अगर बैक्टीरिया में क्लोरोफिल ए नहीं है, यानी कि ये वाला वर्णक नहीं है, तब क्या करेगा भाई साहब, उस टाइम क्या करता है, ये अपना ऊर्जा रासायनिक अभिक्रिया से आता है। इसमें ऊर्जा कहाँ से आता है, रासायनिक अभिक्रिया से। तो बाहर में जो भी रासायनिक अभिक्रिया चल रहा होता है उससे ऊर्जा प्रदान होता है। वो ऊर्जा जाता है कोशिका के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर, और CO2 के रिडक्शन द्वारा ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से बैक्टीरिया में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी और रसायन संश्लेषी स्वपोषी होता है। ठीक है, ये तो हो गया स्वपोषी। आगे देखिए ये कर क्या रहा है, अकार्बनिक पदार्थ से कार्बनिक बना रहा है। पेड़ पौधा या बैक्टीरिया करता क्या है, अगर स्वपोषी है तो अकार्बनिक पदार्थ को किस में बदल रहा है, कार्बनिक में बदल रहा है। इसमें भी 2 कंडीशन है, अगर सूर्य प्रकाश की ऊर्जा से कर रहा है तो सूर्य प्रकाश क्लोरोफिल, मतलब ये वाला प्रकाश संश्लेषी वाला। अगर रासायनिक अभिक्रिया द्वारा कर रहा है तो रसायन संश्लेषी द्वारा। क्लियर है यहाँ तक, ओके। अब अगला है परपोषी बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया, परपोषी। परपोषी मतलब जो अपने से भोजन ना बनाता हो, किसी दूसरे पर रह करके या किसी दूसरे से भोजन ग्रहण करता हो। क्लियर यहाँ तक, हो गया। और ये भी 3 प्रकार से होता है। ये भी पोषण कितने प्रकार के होता है, 3 प्रकार के। एक होता है मृतजीवी, एक होता है परजीवी और एक होता है सहजीवी। तो मृतजीवी बैक्टीरिया क्या है, नाम से समझ में आ रहा होगा, जो सड़े गले ये मरे हुए पदार्थ पर, जो सड़े गले ये मरे हुए पदार्थ पर अपना एंजाइम स्रावित करता है। क्या स्रावित करता है, एंजाइम। और जो भी जटिल कार्बनिक है उसको सरल कार्बनिक पदार्थ में बदल देता है और अपना पोषण ग्रहण कर लेता है। सिंपल सा बात है कि मृतजीवी में क्या हुआ, ये सड़े गले पदार्थ या मरे हुए पदार्थ के ऊपर अपना एंजाइम निकाला और वो जो भी जटिल था उसको क्या बना दिया, सरल कार्बनिक बना दिया, और उस सरल कार्बनिक को क्या कर लिया, अपने पोषण के रूप में ग्रहण कर लिया। तो इस प्रकार के बैक्टीरिया ऐसे अपना भोजन प्रदान करते हैं। उदाहरण क्या है इसमें, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। और ये काम क्या आता है, दूध से दही बनाता है। देखिए ध्यान से, दूध से दही बनने वाले बैक्टीरिया का नाम क्या है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। और लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया कौन सा पोषी है, परपोषी है। परपोषी में भी क्या है, मृतजीवी है। मृतजीवी का मतलब क्या होता है, जो बैक्टीरिया सड़े गले पदार्थ या मरे हुए पदार्थ पर अपना एंजाइम रिलीज करके क्या करे, जटिल कार्बनिक पदार्थ को सरल कार्बनिक पदार्थ में बदल दे, उसी को बोलते हैं मृतजीवी। ठीक है, तो इसमें ये होता है। और ये बैक्टीरिया क्या करता है, प्रतिजैविक के उत्पादन में मदद करता है। इसका कहने का मतलब बैक्टीरिया एंटीबायोटिक बनाने में भी मदद करता है। प्रतिजैविक मतलब एंटीबायोटिक। ठीक है, ये हो गया। अब जानते हैं परजीवी बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया, परजीवी बैक्टीरिया। परजीवी मतलब जो किसी दूसरे के ऊपर रहे, जो किसी दूसरे जीव के ऊपर रह करके अपना भोजन करे। बिल्कुल,
तो जो बैक्टीरिया पेड़ पौधा या जंतु के ऊपर या अंदर, पेड़ पौधा जंतु उसके ऊपर या अंदर रह करके अपना परजीवी के रूप में रह करके भोजन ग्रहण करता है। जैसे अगर आपके शरीर के ऊपर ढीला होता है कि नहीं, बाल में होता है, तो ये शरीर के ऊपर रह रहा है। गाय वगैरह में देखने होंगे चिमोकन रहता है, तो वो शरीर के ऊपर रह रहा है और भोजन प्रदान कर रहा है, तो वो परजीवी के रूप में हुआ, लेकिन वो बैक्टीरिया नहीं है। तो यहाँ कहने का मतलब, परजीवी कहने का मतलब जो पेड़ पौधा या जंतु के ऊपर हो या अंदर हो और किस रूप में हो, परजीवी के रूप में हो। उदाहरण क्या हो जाएगा, रिकेट्सिया। फिर तीसरा है सहजीवी बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया, सहजीवी बैक्टीरिया। तो सहजीवी का मतलब क्या होता है कि जो पेड़ पौधा के साथ सहजीवी संबंध बनाकर, जो पेड़ पौधा के साथ सहजीवी संबंध बनाकर अपना पोषण ग्रहण करता है, उसके रूप में अपना पोषण ग्रहण करता है। तो आप लोगों को लग रहा होगा ये सहजीवी संबंध क्या है, तो बताते हैं कि वैसा संबंध जिसमें दोनों को फायदा हो। दोनों को फायदा हो कहने का मतलब कि अगर ये बैक्टीरिया किसी प्लांट के साथ रह रहा है, सहजीवी संबंध के रूप में पोषण प्रदान कर रहा है, तो पेड़ पौधा को भी फायदा होगा और बैक्टीरिया को भी फायदा होगा। देखिए, एक बैक्टीरिया है फ्रैंकिया। उदाहरण में क्या है, फ्रैंकिया। फ्रैंकिया रहता है एलेनस पौधा पर। किस पौधा पर रहता है, एलेनस पौधा पर। तो फ्रैंकिया बैक्टीरिया क्या करता है, मिट्टी से पोषण लेता है, और पोषण किस, मिट्टी से फास्फोरस लेता है और किसको दे देता है, एलेनस पौधा को। और एलेनस पौधा बदले में क्या करता है, इसको भोजन प्रदान करता है। तो दोनों को फायदा है कि नहीं, बिल्कुल है। पेड़ पौधा को फास्फोरस चाहिए मिट्टी से, वो कौन देता है, ये बैक्टीरिया दे देता है। और बैक्टीरिया को तो खाना चाहिए, तो बदले में पेड़ पौधा क्या करता है, इसको खाना दे देता है। इसी को बोलते हैं सहजीवी संबंध, मतलब दोनों को फायदा होना चाहिए। तो ऐसे में कौन सा, इसको बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, सहजीवी संबंध। एक और उदाहरण है इसमें, राइजोबियम बैक्टीरिया। ये दलहन पौधा के जड़ों में होता है। दलहन पौधा जो भी दाल वाला पौधा है, चना हो गया, मटर हो गया, मूंग हो गया, ऐसा, ठीक है। तो ये दलहन पौधा है, मतलब जो भी दाल वाला पौधा, मसूर है, लाहड़ है, उसके जड़ में होता है। वहां पर करता क्या है, इस प्रकार के बैक्टीरिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। अब ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है, तो मिट्टी में नाइट्रोजन, मतलब ये वायुमंडल में डायरेक्ट नाइट्रोजन के रूप में नहीं होता है, N2 के रूप में नहीं होता। किसके रूप में होता है, अमोनिया के रूप में। और अमोनिया के रूप में नाइट्रोजन को कोई ग्रहण नहीं कर सकता। धरती पर कोई भी जीव हो, नाइट्रोजन को अमोनिया के रूप में ग्रहण नहीं कर सकता। तो बैक्टीरिया क्या करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, मतलब अमोनिया से नाइट्रोजन में बदल देता है। अमोनिया को किस में बदल देता है, नाइट्रोजन में। इसी को बोलते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो इस प्रकार से बैक्टीरिया में स्वपोषी भी होता है और परपोषी भी होता है। अब जानेंगे बैक्टीरिया में जनन। अब क्या जानेंगे, बैक्टीरिया में जनन, उसके बाद वर्गीकरण। तो फिलहाल इसको भी नोट कीजिए। अब बचा हुआ है बैक्टीरिया में जनन कैसे होता है और बैक्टीरिया का वर्गीकरण क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे जनन के बारे में, उसके बाद वर्गीकरण के बारे में। तो बैक्टीरिया में ज्यादातर जो जनन होता है वो कोशिका विभाजन द्वारा होता है। बैक्टीरिया में ज्यादातर जनन किसके द्वारा होता है, कोशिका विभाजन द्वारा। कुछ बैक्टीरिया जो है कठिन परिस्थिति में बीजाणु का निर्माण करता है। कुछ बैक्टीरिया कठिन परिस्थिति में बीजाणु का निर्माण करता है। और जो कुछ भी बैक्टीरिया होता है वो झूठा लैंगिक जनन, हाँ ध्यान से, झूठा लैंगिक जनन, सच्चा लैंगिक जनन नहीं। और उसके दौरान क्या होता है, युग्मक भी नहीं बनता, युग्मनज भी नहीं बनता और अंशसूत्री विभाजन भी नहीं होता। इसीलिए तो इसको झूठा लैंगिक जनन बोल रहे हैं कि बोलिए लैंगिक जनन भी हो रहा है और युग्मक नहीं बन रहा है, युग्मनज नहीं बन रहा है, अर्धसूत्री विभाजन नहीं हो रहा है, इसलिए इसको झूठा लैंगिक जनन बोलते हैं। आगे पढ़ेंगे वर्गीकरण के बारे में। तो थोड़ा सा बता देते हैं कि कार्ल वॉब्स एक वैज्ञानिक का नाम है। वो कोशिका भित्ति के आधार पर बैक्टीरिया को दो भागों में बांटा। कोशिका भित्ति के आधार पर बैक्टीरिया को कितने भागों में बांटा, दो भागों में। एक का नाम है आर्की बैक्टीरिया और दूसरे का नाम है यू बैक्टीरिया। एक का नाम है आर्की बैक्टीरिया और दूसरे का नाम है यू बैक्टीरिया। तो इसको भी अब पढ़ेंगे, एक बार पढ़ेंगे आर्की बैक्टीरिया और दूसरी बार पढ़ेंगे यू बैक्टीरिया। तो इसको भी नोट कर लीजिए। अब पढ़ेंगे एक तरफ आर्की बैक्टीरिया और दूसरे तरफ यू बैक्टीरिया। कार्ल वॉब्स ने क्या किया, बैक्टीरिया को कोशिका भित्ति के आधार पर दो भागों में बांट दिया, एक आर्की बैक्टीरिया और दूसरा यू बैक्टीरिया। तो एक साइड हम आर्की बैक्टीरिया लिखे हैं और दूसरा साइड यू बैक्टीरिया लिखे हैं।
तो सबसे पहले पढ़ेंगे आर्की बैक्टीरिया के बारे में। तो बैक्टीरिया, ये जो आर्की बैक्टीरिया है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रथम जीव है। आर्की बैक्टीरिया क्या है? पूरे पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रथम जीव है। इसका कोशिका भित्ति यूकैरियोटिक यूकैरियोटिक लिखा गया है। यू बैक्टीरिया से अलग होता है। किससे अलग होता है? यू बैक्टीरिया से अलग। तो आर्की बैक्टीरिया का कोशिका भित्ति अलग होता है और यू बैक्टीरिया का कोशिका भित्ति अलग होता है। आर्की बैक्टीरिया का कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन का नहीं बना होता है। यू बैक्टीरिया का कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है। ठीक है, तो ये हो गया इसमें अंतर। ओके, तो अभी भी बोले कि ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रथम जीव है और इसका जो कोशिका भित्ति होता है यू बैक्टीरिया से अलग होता है। इसका कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन बना हुआ नहीं होता है, तो कुछ अदर केमिकल से मिलकर बना होता है जो प्रतिकूल परिस्थिति से बचाता है। कोशिका भित्ति बना होता है लेकिन पेप्टिडोग्लाइकन का बना नहीं होता है, कुछ अदर केमिकल से बना होता है जो इसको क्या करता है? प्रतिकूल परिस्थिति से बचाता है। अब आगे जानेंगे कि आर्की बैक्टीरिया के 3 प्रकार है। आर्की बैक्टीरिया के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार, मेथेनोजन, हेलोफिलस और थर्मोएसिडोफिल। ये आर्की बैक्टीरिया का 3 प्रकार है। ठीक है, तो देखिए मेथेनोजन जो है ये दलदलीय क्षेत्रों में तथा अनेक रूमेंट पशुओं के आंत में पाया जाता है। इसका कहने का मतलब जहां भी दलदलीय क्षेत्र है और जो भी जुगाली करने वाला जानवर है उसके आंत में क्या पाया जाएगा? मेथेनोजन बैक्टीरिया पाया जाएगा। ये बैक्टीरिया बिना ऑक्सीजन के जीवित रह सकता है। जी हाँ, सही सुना आपने। क्या कहा हमने? कि एक ऐसा बैक्टीरिया है जो बिना ऑक्सीजन के जीवित रह सकता है और उस बैक्टीरिया का नाम है मेथेनोकोकस। यानी कि मेथेनोजन के अंतर्गत जितना भी बैक्टीरिया आएगा वो सारा बैक्टीरिया बिना ऑक्सीजन के जिंदा रह सकता है। आज तक आप अपने सुना होगा कि बिना ऑक्सीजन के धरती पर कोई जिंदा नहीं रहता है। जी गलत है, ये रहता है। बिना ऑक्सीजन के कौन जिंदा रहता है? मेथेनोजन में जो भी बैक्टीरिया आता है वो जिंदा रहता है। जैसे मेथेनोकोकस, ये बिना ऑक्सीजन के जिंदा रहता है। कैसे कहते हैं कि नहीं रहता है? रहता है। आगे देखिए, यह CO2 तथा फ्यूमरिक से क्या करता है? मीथेन गैस का निर्माण करता है। ये भी एग्जाम में पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट है। पूछेगा मीथेन गैस का निर्माण कौन सा बैक्टीरिया करता है? तो बोलना है मेथेनोजन। क्या बोलना है? मेथेनोजन। ओके, और एक उदाहरण भी दे दिए, मिथेनोकोकस। एक उदाहरण क्या दे दिए? मिथेनोकोकस। तो पूछेगा मीथेन गैस का निर्माण कौन करता है? तो मिथेनोकोकस बोलना है। ये मेथेनोजन उसका ग्रुप है और बैक्टीरिया का नाम क्या है? मिथेनोकोकस है। क्लियर है? ओके, तो मेथेनोजन खत्म हो गया। अगला है हेलोफिल्स। हेलोफिल्स बैक्टीरिया। तो हेलो का मतलब होता है साल्ट, साल्ट को हिंदी में बोलते हैं लवण। तो ये जो हेलोफिल्स के में जो भी बैक्टीरिया आता है वो लवणीय क्षेत्र में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? लवणीय क्षेत्रों में, मतलब खारा पानी समुद्र वगैरह में पाया जाता है। इसका उदाहरण क्या है? हेलोकोकस। इसका उदाहरण क्या है? हेलोकोकस, याद रखना है। तीसरा है थर्मोएसिडोफिल। तो नाम से ही समझ में आ रहा होगा, थर्मो, थर्मो का मतलब होता है टेम्परेचर या तापमान। जिसका तापमान ज्यादा होता है यानी कि गर्म होता है, तो थर्मोएसिडोफिल्स के अंतर्गत आने वाला बैक्टीरिया गर्म झील के झरनों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? गर्म झरना में पाया जाता है। कौन सा बैक्टीरिया? थर्मोएसिडोफिल के अंतर्गत जो भी आता है। कौन आता है? एक उदाहरण दीजिए। तो थर्मस एक्विटिकस, बैक्टीरिया का नाम क्या है? थर्मस एक्विटिकस। ये किसके अंतर्गत आता है? थर्मोएसिडोफिल के अंतर्गत। तो अभी हमने क्या देखा कि आर्की बैक्टीरिया क्या होता है? पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रथम जीव होता है। इसका कोशिका भित्ति कुछ अलग से बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकन का नहीं बना होता है। और इसके 3 प्रकार होते हैं, मेथेनोजन, थर्मोएसिडोफिल्स और हेलोफिल्स। मेथेनोजन कहाँ पाया जाता है? दलदलीय क्षेत्रों में और रूमेंट पशुओं के आंत में पाया जाता है। मेथेनोजन क्या करता है? मीथेन गैस का निर्माण करता है। मेथेनोजन बिना ऑक्सीजन के जिंदा रह सकता है। इसका उदाहरण क्या है? मिथेनोकोकस है। हेलोफिल्स बैक्टीरिया क्या होता है? ये लवणीय क्षेत्र में पाया जाता है। ये हमारे आंख के आंसू में पाया जाता है क्योंकि लवणीय क्षेत्र है। इसका उदाहरण क्या था? हेलोफिल्स का उदाहरण क्या था? हेलोकोकस था। फिर है थर्मोएसिडोफिल। थर्मोएसिडोफिल मतलब जो गर्म झरनों में पाया जाता है। उदाहरण क्या है? थर्मस एक्विटिकस। इस प्रकार से आपका आर्की बैक्टीरिया क्या होता है? खत्म। अब जानेंगे यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया खत्म हो गया, अब क्या जानेंगे? यू बैक्टीरिया। तो यू बैक्टीरिया का कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है। किसका बना होता है? पेप्टिडोग्लाइकन का।
और बैक्टीरिया को हिंदी में क्या बोलते हैं? जीवाणु। बैक्टीरिया को हिंदी में क्या बोलते हैं? जीवाणु। तो जीवाणु का कोशिका भित्ति या बैक्टीरिया का कोशिका भित्ति या यू बैक्टीरिया का कोशिका भित्ति पूछ दे कि किसका बना होता है, तो आपको बोलना है पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है। क्लियर है? ओके। ये जो बैक्टीरिया है यू बैक्टीरिया, ये 3 प्रकार से पोषण करता है। प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी भी होता है, रसायन संश्लेषी स्वपोषी भी होता है और परपोषी भी होता है। हम तो शुरू में ही बताए थे कि बैक्टीरिया स्वपोषी भी होता है और परपोषी भी होता है। और स्वपोषी 2 प्रकार के, एक प्रकाश संश्लेषी और एक रसायन संश्लेषी। ठीक है, सोचिए जो प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया है तो वो प्रकाश, सूर्य प्रकाश द्वारा भोजन बना रहा है, सूर्य प्रकाश द्वारा भोजन बना रहा है, ऊर्जा ले रहा है। ठीक है, तो इसमें उदाहरण है साइनोबैक्टीरिया और इसी को बोलते हैं BGA यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी। हिंदी में इसको बोलते हैं नील हरित शैवाल। इसका 2 नाम जानना है, नॉस्टॉक और एनाबेना। नॉस्टॉक और एनाबेना ये दोनों कैसा बैक्टीरिया है? यू बैक्टीरिया, या इसको बोल सकते हैं साइनोबैक्टीरिया, इसी का उदाहरण है। ठीक है, ये करता क्या है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। हम बताए थे कि नाइट्रोजन अमोनिया के रूप में होता है और अमोनिया के रूप में कोई भी ग्रहण नहीं करता है। किसके रूप में ग्रहण करता है? नाइट्रोजन के रूप में। तो अमोनिया को नाइट्रोजन में कौन बदलता है? यही बैक्टीरिया बदलता है। ब्लू ग्रीन एल्गी में जो भी बैक्टीरिया आता है, नॉस्टॉक, एनाबेना, ये क्या करता है? एंटोफिक्सिएशन मतलब नाइट्रोजन स्थिरीकरण। लिख लीजिए, एंटोफिक्सिएशन मतलब नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। ठीक है, अगला है रसायन संश्लेषी स्वपोषी। तो ये भी बताए थे कि वो जो पोषण के यहाँ से प्राप्त करता हो, रासायनिक अभिक्रिया से प्राप्त करता हो ऊर्जा। ठीक है, तो इसमें जो भी बैक्टीरिया आता है, इस प्रकार के बैक्टीरिया नाइट्रोजन हो, फास्फोरस हो, सल्फर हो, आयरन हो, इस सब का जो चक्र होता है उसमें मदद करता है। कौन? रसायन संश्लेषी स्वपोषी बैक्टीरिया। और इसमें कौन सा बैक्टीरिया आता है? परपोषी बैक्टीरिया भी आता है। तो ये सब क्या हो गया? ये हो गया आर्की बैक्टीरिया और ये क्या हो गया? यू बैक्टीरिया। इस प्रकार से आपका बैक्टीरिया पूरा क्या होता है? समाप्त। और बैक्टीरिया ही समाप्त नहीं होता है, क्या होता है? आपका पूरा का पूरा मोनेरा जगत समाप्त। पूरा का पूरा मोनेरा जगत क्या होता है? समाप्त। तो हम पहला जगत क्या कर चुके हैं? खत्म कर चुके हैं, यानी कि मोनेरा जगत। अगला जगत कौन सा स्टार्ट होगा? मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा जगत, फिर क्या होगा? कवक जगत, फिर अगला चैप्टर, नया चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? पादप जगत, फिर अगले चैप्टर में जंतु जगत पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से 5 जगत खत्म करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? तो इस प्रकार से मोनेरा जगत क्या हो गया? खत्म होगा। इसी प्रकार से बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रोटिस्टा जगत को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।